नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम आपको ले चलेंगे एक बेहद कोमल, शांत और सुकून से भरी दुनिया में, जहां ठंडी हवा सांसों को छूती है, जहां भोर की पहली आहट में जिंदगी जागती है। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई कहानी, कोई थीम या किसी खास तरह की कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है ठंडी भोर और चरवाहे की सुबह। ठंड की उस सुबह में, जब गांव अब भी नींद में डूबा होता है, एक चरवाहा भोर होते ही उठ जाता है। मिट्टी की जमीन पर पाले की हल्की परत चमकती है। वह सबसे पहले गायों का दूध निकालता है, फिर बकरियों को सुकून भरे हाथों से दुहता है। मुर्गियों को दाना डालते हुए उनके छोटे छोटे घरों से अंडे इकट्ठा करता है। इसके बाद खेतों की ओर जाता है, जहां ठंडी हवा के बीच घास काटता है, रात के लिए चारा समेटता है और फिर गायों बकरियों को चराने ले जाता है, धीमी चाल में, शांत मन के साथ। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्त, ये उन सुबहों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सादगी और मेहनत हुआ करती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल को एक अनजाना सा सुकून घेर लेगा, ठीक वैसे ही जैसे ठंडी भोर में उठती पहली धूप। अगर ऐसी शांत, नींद लाने वाली और गांव की खुशबू से भरी कहानियां आपके दिल को सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। यहां हर रात एक नई कहानी आपको धीरे धीरे नींद की गोद में ले जाने आती है। और जरा बताइए, आप किस शहर और किस गांव से हमें सुन रहे हैं, और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपका हर कमेंट, हर लाइक ये एहसास दिलाता है कि आप कहीं पास ही हैं, शांत होकर सुनते हुए इस नींद भरी यात्रा में हमारे साथ। अब चलिए, रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए। ठंडी भोर की हवा अब और गहरी महसूस होने लगी है। धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं उस सुबह की ओर, जहां दिन की शुरुआत मेहनत से होती है और नींद सुकून बनकर खुद चली आती है। भोर अब भी पूरी तरह जागी नहीं थी। रात की आखिरी परत जैसे गांव की छतों, पगडंडियों और मिट्टी की दीवारों पर टिकी हुई थी। हवा ठंडी थी, इतनी कि सांस मुंह से निकलते ही सफेद धुएं सी बनकर पल भर को रुक जाती और फिर अंधेरे में घुल जाती। उसी धुएं के बीच एक पुरानी चारपाई पर निरंजन की आंख खुली। चारपाई की रस्सियां हल्की सी चरमराई, जैसे नींद टूटने पर नाराज हो गई हो। निरंजन ने करवट बदली। छप्पर के नीचे लटकती लालटेन की लौ कांप रही थी, पीली, थकी हुई, मगर जिंदा। दीवार पर उसकी परछाई हिलती डुलती थी, मानो कोई दूसरा निरंजन भी उठने की तैयारी कर रहा हो। उसने कंबल हटाया। ठंड सीधे पांवों से चढ़कर देह में उतर गई। पल भर को मन हुआ कि आंख फिर मुंह ले, लेकिन बाहर से आती गाय की धीमी रंभाहट ने जैसे उसे पुकार लिया। यह आवाज रोज की थी, और रोज की तरह ही आज भी उसकी सुबह की शुरुआत। निरंजन उठ बैठा, हथेलियों को रगड़ा, फिर फूंक मारी। मिट्टी के घर में ठंड की एक खास गंध होती है, गीली दीवारों, पुराने धुएं और सूखी घास की मिली-जुली खुशबू। यही गंध उसे बचपन से परिचित थी, यही उसकी असली चादर थी। उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा नीला था, ऐसा नीला जैसे किसी ने रात को पतले पानी में घोल दिया हो। दूर दूर तक फैली धुंध में घरों की आकृतियां धुंधली परछाइयों जैसी लग रही थी। कहीं कहीं छप्परों पर पाले की सफेद परत चमक रही थी, मानो गांव ने चुपचाप नमक ओढ़ लिया हो। निरंजन ने शॉल कंधे पर ठीक से लपेटी और गौशाला की ओर बढ़ा। गौशाला का दरवाजा खुलते ही गर्म सांसों की भाप उसके चेहरे से टकराई। गायें खड़ी थीं, कुछ जाग चुकी थीं, कुछ अधसोई सी। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वे समय से पहले जागने की आदी हों। निरंजन ने एक एक को हाथ लगाया। ठंड में उनकी खाल खड़ी लग रही थी, पर स्पर्श में अपनापन था। दूध दुहने बैठते ही उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगी।
ये उंगलियां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें हर नस, हर धड़कन का रास्ता मालूम था। दूध की धार बाल्टी में गिरने लगी, पहले तेज, फिर बराबर। उस आवाज में निरंजन को हमेशा कुछ सुकून मिलता था, जैसे कोई कह रहा हो, सब ठीक है, अभी सब ठीक है। लेकिन आज आज उसे लगा कि उस आवाज में कुछ कमी है। वह पल भर को रुका, बाल्टी में झांका। दूध सफेद था, गाढ़ा था, सब वैसा ही जैसा होना चाहिए। फिर भी उसके भीतर कहीं एक अनजानी हलचल उठी। उसने खुद को समझाया, ठंड ज्यादा है, मन वहम कर रहा है। काम चलता रहा। गायों के बाद बकरियां, उनकी फुर्ती, उनकी अधीरता हर सुबह थोड़ी ज्यादा ही होती थी। निरंजन मुस्कुराया। एक छोटी बकरी बार बार रस्सी खींचती रही। उसने उसके माथे पर थपकी दी। बकरी ने आंखें झपकाई, जैसे शिकायत दर्ज कर रही हो। गौशाला से निकलते निकलते आसमान हल्का सा उजला होने लगा था। पूरब की तरफ एक पतली रेखा उभरी, केसरिया नहीं, बस थोड़ी कम अंधेरी। मुर्गियों के घर की ओर जाते समय पांवों के नीचे ओस से भीगी मिट्टी दब रही थी। हर कदम पर एक ठंडा चुंबन। मुर्गियां हलचल सुनते ही फड़फड़ाई। निरंजन ने दाना डाला। पंखों की फड़फड़ाहट में सुबह की पहली चंचलता थी। अंडे उठाते हुए उसकी उंगलियां ठिठक गईं। मिट्टी में एक लकीर थी, सीधी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। उसने इधर उधर देखा, सब वैसा ही था जैसा रोज होता है। फिर भी मन के किसी कोने में कुछ सरक गया, बिना आवाज किए। शायद चूहा, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल ने बात नहीं मानी। इतने में दूर मंदिर की घंटी बजी, एक, फिर दूसरी। ठंडी हवा में घंटी की आवाज फैल गई। निरंजन ने आंख बंद कर पल भर को सुना। यह आवाज उसे हर सुबह मिलती थी, लेकिन आज उसमें कुछ अलग था, जैसे चेतावनी नहीं, बुलावा हो। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। धुंध अब भी थी, लेकिन उसके पीछे कहीं सुबह सांस ले रही थी। निरंजन ने बाल्टी उठाई, दाना खत्म किया और घर की ओर लौटा। उसे नहीं पता था कि यह साधारण सी भोर, जिसकी शुरुआत दूध और धुंध से हुई है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। अभी तो बस सुबह जागी थी, कहानी अभी सोई हुई थी। सूरज अब भी पूरी तरह निकला नहीं था, फिर भी आंगन में हल्की रोशनी उतर आई थी। धुंध पीछे हट रही थी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे समेटकर खेतों की ओर धकेल दिया हो। निरंजन ने दूध की बाल्टी जमीन पर रखी और चूल्हे के पास बैठ गया। आग सुलग रही थी। गीली लकड़ियों से उठता धुआं आंखों में चुभ रहा था, मगर उसी में घर की गर्मी बसती थी। दूध उबलने लगा। सतह पर उठती झाग की परत को देखते हुए निरंजन का मन कहीं और था। सुबह गौशाला में जो अजीब सा खालीपन उसने महसूस किया था, वह अब भी भीतर अटका हुआ था, बिना नाम का, बिना वजह का। उसने कलछी से दूध हिलाया, भांप उठी, पर उसकी आंखों में राहत नहीं आई। तभी बाहर से नन्हे पांवों की आहट सुनाई दी। भैया, दरवाजे की चौखट पर बिट्टू खड़ा था, नाक लाल, कान ठंड से सुर्ख। ऊनी स्वेटर उसके शरीर से बड़ा था, जैसे किसी और की जिंदगी पहन ली हो। उसकी आंखों में सुबह की शरारत नहीं थी, आज कुछ दबा हुआ था। इतनी जल्दी? निरंजन ने पूछा। बिट्टू भीतर आया, आग के पास बैठ गया, हथेलियां ने फैलाकर तापने लगा। मुर्गियां आज चुप थीं। उसने धीमे से कहा, दाना डालते वक्त। निरंजन ने उसकी ओर देखा। बच्चों की बातें अक्सर हवा में घुल जाती हैं, लेकिन कभी कभी उनमें गांव की सच्ची धड़कन छुपी होती है। ठंड है, निरंजन बोला, सब सुस्त रहते हैं। बिट्टू ने सिर हिलाया, मगर संतुष्ट नहीं दिखा। उसकी नजर दूध की बाल्टी पर टिक गई। आज कम है, उसने बिना सोचे कहा। निरंजन चौंका। क्या? दूध? बिट्टू बोला, कल से कम। निरंजन ने बाल्टी की तरफ देखा। मात्रा वही लग रही थी, पर अब यह बात सिर्फ उसके मन की नहीं रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। आग की लकड़ी खिसकाई, चिंगारी भड़की और उसके भीतर की शंका भी।
थोड़ी देर बाद दूर पगडंडी पर कदमों की आवाज आई। एक परिचित चाल, धीमी, संतुलित। फगुआ अपनी बैलगाड़ी के साथ गुजर रहा था। पहियों की चरमराहट ठंडी हवा में फैल रही थी। बैल शांत थे, जैसे सुबह का भार समझते हो। निरंजन बाहर निकला। कहां इतनी सुबह? फगुआ ने लगाम ढीली की। आदत है, बस इतना ही बोला। उसकी आंखें निरंजन की आंखों से टकराईं और पल भर को रुकी, जैसे कुछ कहकर रुक गया हो। बैल आगे बढ़े। बैलगाड़ी धुंध में खो गई। निरंजन देर तक उसी दिशा में देखता रहा। जब वह दूध लेकर घर के बाहर आया, तब तक गांव जागने लगा था। कहीं से झाड़ू की खरखर, कहीं से खांसी, कहीं किसी बच्चे की रोने की आवाज। पर इस हलचल के बीच भी एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे सब कुछ धीरे किया जा रहा हो। दूध की मटकी रखते समय उसके हाथ कांप गए। दूध की सतह फिर वहीं लगी, साफ, उजली, मगर उसे अब यकीन नहीं रहा था। उसने शॉल ओढ़ी और पीपल की ओर चल पड़ा। पीपल के नीचे दुलारी अम्मा बैठी थी, आग के पास मिट्टी की दीवार से टेक लगाए। उनके चेहरे की झुर्रियां सुबह की रोशनी में और गहरी लग रही थी। आंखें आधी बंद, आधी खुली, जैसे वे देख भी रही हों और याद भी। अम्मा, निरंजन ने कहा। उन्होंने आंख खोली। भोर कुछ कह गई? उनकी आवाज में सवाल नहीं, अनुभव था। निरंजन ने संकोच किया, फिर बोला, आज सब वैसा नहीं लगा। दुलारी अम्मा ने आग में सूखी पत्ती डाली। चटकने की आवाज आई। दूध की धार अगर मन को खाली लगे, उन्होंने कहा, तो समझ ले कहीं ना कहीं हिसाब बिगड़ा है। किसका? निरंजन ने पूछा। अम्मा ने पीपल की जड़ों की तरफ देखा। कभी आदमी का, कभी नीयत का। उनकी बात हवा में नहीं थी, वह जमीन पर उतर रही थी, धीरे, ठंड की तरह। इतने में दूर से आवाज आई, मीठी, बनावटी। अरे निरंजन! पगडंडी पर हरदेव खड़ा था, कंधे पर तौल की तराजू, चेहरे पर मुस्कान। आज दूध बढ़िया होगा, उसने कहा। ठंड में गाढ़ा उतरता है। निरंजन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथों की तरफ देखा। तराजू के हुक पुराने थे, घिसे हुए। हरदेव की मुस्कान स्थिर थी, मगर आंखें हिसाब लगा रही थीं। बिट्टू पीछे से आकर निरंजन के पास खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस छोटे से स्पर्श में निरंजन को अचानक समझ आ गया, यह सिर्फ दूध की बात नहीं है, यह सुबह की, मेहनत की और उस भरोसे की बात है जो हर भोर के साथ दूह लिया जाता है। आसमान अब साफ हो चुका था। धुंध खेतों में उतर गई थी, लेकिन निरंजन के भीतर एक और धुंध गहराने लगी थी। दोपहर की धूप अभी कच्ची थी। ठंड का असर कम तो हुआ था, पर हवा में एक सख्ती बनी हुई थी, ऐसी सख्ती जो शरीर से ज्यादा मन को चुभती है। निरंजन आंगन में बैठा रस्सी ठीक कर रहा था। उंगलियां काम में लगी थीं, पर दिमाग कहीं और भटक रहा था। सुबह की बातें बार बार लौट आती। दूध की धार, बिट्टू की आंखें, हरदेव की तराजू। रस्सी के रेशे अचानक टूट गए। निरंजन ने हाथ खींच लिया। उंगली पर हल्की खरोंच आई थी। खून नहीं निकला, मगर जलन हुई। उसने हथेली को देखा, फिर दूर मुर्गियों के घर की तरफ। वहीं से सब शुरू हुआ था। वह उठा और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। मुर्गियों का घर मिट्टी और बांस से बना था, सालों पुराना लेकिन मजबूत। पास पहुंचते ही हलचल सुनाई दी। मुर्गियां भीतर थीं, पर आज उनकी चाल में बेचैनी थी। कोई पंख जमीन से रगड़ रहा था, कोई बेवजह चिल्ला रही थी। निरंजन ने झुककर देखा। कोने की मिट्टी टूटी हुई थी। ईंटें नहीं थी वहां, बस सख्त मिट्टी जो बरसों से वैसी ही जमी हुई थी। लेकिन आज उसमें एक दरार थी, जैसे किसी ने जोर लगाकर धक्का दिया हो। मिट्टी के कण बाहर बिखरे थे और एक पतली सी खाई भीतर जाती दिख रही थी। निरंजन की सांस धीमी हो गई। भैया! पीछे से बिट्टू की आवाज आई। वह भी पास आ गया था। उसने घुटनों के बल बैठकर देखा। कल ये नहीं था, उसने बिना सवाल किए कहा। निरंजन ने सिर हिलाया।
वहीं था। दोनों कुछ देर चुप रहे। मुर्गियों की आंखें उनकी तरफ टिकी थी, डरी हुई, सतर्क। कोई जानवर? बिट्टू ने पूछा। जानवर इतना साफ काम नहीं करता, निरंजन बोला। उसे रास्ता चाहिए होता है, निशान नहीं। उसने उंगली से दरार के किनारे छुआ। मिट्टी ठंडी थी, पर भीतर से कुछ और महसूस हो रहा था, जैसे जमीन में हाल की हलचल हो। उसी वक्त दूर से बैलगाड़ी की आवाज फिर सुनाई दी। फगुआ। निरंजन उठ खड़ा हुआ। फगुआ पास से गुजर रहा था, पर आज उसकी नजर सीधे नहीं मिली। बैल तेज नहीं चल रहे थे, लेकिन गाड़ी हल्की भी नहीं लग रही थी। निरंजन को लगा आज भी कुछ ढोया जा रहा है। फगुआ, उसने आवाज दी। फगुआ ने लगाम रोकी। हां, रात को कुछ देखा? निरंजन ने सीधे पूछा। फगुआ ने जमीन की तरफ देखा, फिर बैलों की गर्दन सहलाई। रातें अब पहले जैसी नहीं रही, उसने कहा। अंधेरा जल्दी समझदार हो गया है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। बिट्टू ने निरंजन की तरफ देखा। वो हमेशा ऐसा ही बोलता है, उसने कहा, पर आज उसकी आवाज कांप रही थी। निरंजन ने कुछ नहीं कहा। उसने फिर मुर्गियों के घर की ओर देखा। अब उसे साफ लग रहा था, यह कोई संयोग नहीं है। दोपहर ढलने लगी। गांव में खबरें धीरे फैलती हैं, पर पहुंचती जरूर हैं। दुलारी अम्मा खुद चलकर आईं। उन्होंने बिना पूछे दरार देखी, फिर आंखें मूंद ली, कुछ बुदबुदाई, ऐसे शब्द जो हवा में घुल जाते हैं। अम्मा, निरंजन ने कहा। उन्होंने आंख खोली। जब छोटा घर हिलाया जाए, वे बोली, तो समझ ले किसी की नीयत बड़ी हो रही है। किसकी? जो रोज तौलता है, उन्होंने कहा, पर कभी खुद को नहीं। निरंजन को किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। शाम होते होते चौपाल पर आग जली। लोग जमा हुए, कम, मगर कान खड़े हुए। बात सीधे नहीं हुई, इशारों में चली। कोई बोला, आजकल चीजें गायब हो रही हैं। कोई बोला, दूध में फर्क है। हरदेव भी आया, हमेशा की तरह हंसता हुआ। अरे, ये सब ठंड की वजह से है, उसने कहा। ठंड आदमी को वहमी बना देती है। निरंजन ने पहली बार उसकी आंखों में आंख डाली। ठंड वहम नहीं बनाती, उसने शांत आवाज में कहा। वह चीजों को साफ कर देती है। चौपाल एक पल को चुप हो गई। दूर मंदिर की घंटी फिर बजी, इस बार दिन ढलते समय। आवाज भारी थी, जैसे किसी ने चेतावनी लिखकर हवा में टांग दी हो। निरंजन घर लौटा, मुर्गियों का घर ठीक किया, मिट्टी दबाई। काम पूरा हुआ, पर मन नहीं। रात उतरी और उसके साथ एक यकीन भी। यह सुबह, यह दूध, यह टूटा कोना, अब सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। सुबह के बादल अब पूरी तरह छुट चुके थे। दोपहर की धूप खेतों पर उतर आई थी, मगर ठंड ने अभी तक जमीन नहीं छोड़ी थी। मिट्टी सख्त थी, ऊपर से सूखी और भीतर से ठंडी, जैसे कोई राज दबाए बैठी हो। निरंजन कंधे पर हंसिया रखे खेत की ओर चला। उसके साथ बिट्टू भी था, पांवों में पुरानी चप्पल, आंखों में सवाल। खेतों तक पहुंचते पहुंचते हवाती हवा का मिजाज बदल गया। बांसों का झुरमुट सामने था। उनकी टहनियां आपस में टकराकर धीमी सरसराहट पैदा कर रही थी। न तो पूरी आवाज, न पूरी खामोशी। निरंजन ने हंसिया नीचे रखी और सूखी घास काटने लगा। घास कटने की आवाज छर छर उसे हमेशा सुकून देती थी। यह आवाज मेहनत की पहचान थी, पर आज उसमें भी कुछ अलग था। हर कट के साथ उसे लगता जैसे जमीन भीतर से कुछ कह रही हो। बिट्टू ने एक गट्ठर उठाया। भैया, उसने कहा, यहां घास कम हो गई है। निरंजन ने चारों ओर देखा। खेत वहीं था, पर सच में कुछ हिस्से अजीब तरह से खाली लग रहे थे, जैसे किसी ने चुन चुन कर घास हटा ली हो। जानवरों का काम नहीं, निरंजन बोला, वो ऐसा नहीं चुनते। तभी बांसों की ओर से एक फुसफुसाहट आई। निरंजन रुक गया, बिट्टू भी। हवा चली, बांस हिले, पर आवाज हवा जैसी नहीं थी।
उसमें एक ठहराव था, जैसे किसी ने शब्द शुरू किए हों और बीच में छोड़ दिए हों। कौन है? निरंजन ने ऊंची आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, बस वही सरसराहट, अब थोड़ी नजदीक। बिट्टू ने उसका कुर्ता पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। मुझे घर चलना है, उसने कहा। निरंजन ने हंसियां उठाई, गट्ठर बांधा। डर नहीं, बोला, पर खुद को भी समझा रहा था। वे वापस मुड़े ही थे कि एक गट्ठर अपने आप खिसक गया। निरंजन ने पलट कर देखा। घास का ढेर जो उसने अब भी रखा था, थोड़ा सा सरक चुका था। कोई दिखा नहीं, हवा भी थमी हुई थी। उसके मन में दुलारी अम्मा की आवाज गूंज गई, भोर की हवा सब सच उठा लाती है। वे जल्दी जल्दी घर लौटे। आंगन में पहुंचते ही दुलारी अम्मा मिल गई। उन्होंने निरंजन के चेहरे की तरफ देखा और बिना सवाल किए बोली, आज खेत बोला? निरंजन ने सिर झुकाया। कुछ आवाजें थीं, उसने कहा, पर किसी की शक्ल नहीं। अम्मा ने जमीन पर उंगली से एक गोल घेरा बनाया। जब मेहनत का हिस्सा चुपचाप उठाया जाए, उन्होंने कहा, तो आवाज नहीं होती, पर जब नीयत उठे तो धरती बोलती है। शाम ढलने लगी। गांव में हलचल बढ़ी। दूध संग्रह का समय पास आ रहा था। हरदेव की आहट पहले ही सुनाई देने लगी, उसकी हंसी, उसके बोल। निरंजन ने घास के गट्ठर बांधे और गौशाला में रखा। तभी चौपाल से बुलावा आया। वहां आग जल रही थी। सरपंच ओम प्रकाश बैठे थे, कंबल ओढ़े, चेहरा गंभीर। उन्होंने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। गांव में बातें फैल रही हैं, उन्होंने कहा, इससे शांति बिगड़ती है। निरंजन ने पहली बार सरपंच को इतने पास से देखा। उसकी आंखों में थकान थी, पर उसके पीछे कुछ और भी, संकोच या डर। शांति सच से आती है, निरंजन बोला, चुप्पी से नहीं। हरदेव हंसा। अरे, ये लड़का वहम पाल रहा है, उसने कहा। घास, दूध, सब मौसम का खेल है। निरंजन ने कुछ नहीं कहा। उसने बांसों की तरफ देखा, जहां से वह आवाज आई थी। उसे यकीन हो गया था, यह मौसम नहीं है। रात को जब सब सोने लगे, फगुआ की बैलगाड़ी फिर चली। पहियों की आवाज इस बार और भारी थी। निरंजन खिड़की से देखता रहा। गाड़ी अंधेरे में समा गई। आकाश में तारे ठंडे चमक रहे थे। धरती चुप थी, लेकिन निरंजन जानता था, कुछ न कुछ, कहीं न कहीं हिलाया जा रहा है। सूरज आधा ऊपर आ चुका था, पर हवा में अब भी रात की कड़वाहट घुली थी। आंगन के बीचों बीच रखी दूध की मटकी से भाप नहीं उठ रही थी, फिर भी उसे छूते ही उंगलियों में ठंड दौड़ जाती थी। निरंजन ने मटकी का मुंह कपड़े से ढका और बाहर निकल आया। आज दूध संग्रह का दिन था, वह दिन जब मेहनत तौली जाती है और सच अक्सर हल्का पड़ जाता है। पगडंडी पर चलते हुए उसके साथ बिट्टू भी था। बच्चा आज कम बोल रहा था। उसने मटकी को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, जैसे गिरने से नहीं, टूटने से डर रहा हो। चौखट दूर से दिखने लगी। पुराना छप्पर, नीचे लकड़ी का तौल कांटा और उसके पास खड़ा हरदेव। उसकी हंसी पहले पहुंचती थी, उसका हिसाब बाद में। आज भी वही हुआ। आओ आओ, हरदेव बोला। ठंड में दूध सोना बन जाता है। निरंजन ने मटकी नीचे रखी। हरदेव ने कपड़ा हटाया, झांका, फिर तराजू की तरफ बढ़ा। कांटा लटकाया गया। पल भर को सब सामान्य लगा, फिर कांटा थोड़ा झुक गया। हरदेव ने बिना देखे बोला, कम है। निरंजन की नसें तन गईं। कम कैसे? मौसम। हरदेव ने कंधे उचकाए। गायें भी इंसान होती हैं। निरंजन ने तराजू को पास खींचा। हुक घिसे हुए थे, एक तरफ हल्का सा मोड़ता। उसने उंगली से छुआ। धातु ठंडी थी, पर चालाक। हुक सीधा करो, उसने शांत स्वर में कहा। हरदेव की मुस्कान एक पल को डीली पड़ी। अरे, ये सालों से ऐसे ही हैं। आज सीधा करो, निरंजन बोला। चौखट पर खड़े लोग चुप हो गए। कुछ ने नजरें झुका ली। बिट्टू ने निरंजन की शॉल पकड़ ली। हरदेव ने हुक बदला। तराजू फिर झूला। इस बार कांटा बराबर ठहरा। निरंजन ने कहा, अब बोलो। हरदेव ने गला साफ किया। ठीक है, बराबर।
हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने पहली बार सच सुना हो। उसी वक्त सरपंच ओम प्रकाश आ पहुंचे। उनके साथ 2-3 लोग थे। चेहरा सख्त, आवाज में आदेश। यहां क्या हो रहा है? हरदेव ने तुरंत कहा। कुछ नहीं, बस तौल। निरंजन ने सिर उठाया। तौल नहीं, हिसाब। सरपंच ने उसे देखा। तुम्हें गांव की व्यवस्था पर शक है? व्यवस्था पर नहीं, निरंजन बोला, नीयत पर। चौखट पर खड़ा फगुआ खांसा। उसकी बैलगाड़ी पीछे थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखें बोल रही थीं, लंबे समय से। सरपंच ने बात बदलनी चाहिए। ठंड में सब वहम हो जाता है, उन्होंने कहा। निरंजन ने मटकी उठाई। वहम हो तो दूध पतला होता, बोला। यहां तो तराजू झुका था। एक पल को सन्नाटा छा गया। हरदेव ने जल्दी जल्दी पैसे गिने। कम नहीं, पर मन के हिसाब से भी नहीं। निरंजन ने पैसे लिए, जेब में रखे। उसने किसी की तरफ देखा नहीं। चौखट से लौटते वक्त दुलारी अम्मा रास्ते में मिल गई। उन्होंने निरंजन की आंखों में देखा। आज पहली बार चौखट हिली, उन्होंने कहा। और दरवाजा? निरंजन ने पूछा। अम्मा मुस्कुराई, थोड़ा दुख के साथ। दरवाजा हिलने में वक्त लगता है। घर लौटते समय बिट्टू ने पूछा। भैया, अब सब ठीक हो जाएगा? निरंजन ने दूर पीपल की तरफ देखा, फिर बांसों की ओर। ठीक होना आसान नहीं, बोला, पर झुकना अब मुमकिन नहीं। शाम ढलते ढलते गांव में बातें फैल गईं। कोई कहता, निरंजन ने हद पार कर दी। कोई कहता, आज पहली बार सही हुआ। रात गहरी हुई और उसी रात फगुआ की बैलगाड़ी फिर चली, इस बार बिना आवाज के। निरंजन अंधेरे में देखता रहा। उसे समझ आ गया था, चौखट पर सिर्फ दूध नहीं तौला गया था। आज डर और सच का वजन पहली बार बराबर हुआ था। रात गांव पर पूरी तरह उतर चुकी थी। ठंड अब हवा में नहीं, जमीन में समा गई थी। आंगन की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी और छप्पर से टपकती ओस की बूंदें अजीब सी खामोशी पैदा कर रही थीं। निरंजन चारपाई पर लेटा था, पर नींद आंखों से दूर थी। दिन में चौखट पर जो हुआ, उसकी गूंज अभी भी कानों में अटकी हुई थी। घर के भीतर बिट्टू सो चुका था। उसकी सांसें बराबर चल रही थीं, हल्की, निश्चिंत। निरंजन ने उसे देखा और फिर छत की ओर। लालटेन बुझ चुकी थी, लेकिन दीवारों पर दिन भर की परछाइयां अब भी टिकी लग रही थीं। तभी छर छर। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई आवाज बनना ही न चाहती हो। निरंजन उठ बैठा। बैलगाड़ी। वह आवाज उसे पहचान में आ गई। वर्षों से सुनता आया था। लकड़ी के पहिए, लोहे की कीलें और भार के नीचे दबा संतुलन। उसने शॉल कंधे पर डाली और दरवाजे की दरार से बाहर झांका। पगडंडी पर फगुआ की बैलगाड़ी सरक रही थी। चांदनी कम थी, पर इतनी की आकृतियां दिख सके। बैल सिर झुकाए चल रहे थे। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन बोझ हल्का भी नहीं लग रहा था। गाड़ी पर कुछ ढका हुआ था, टाट से, जिसे कसकर बांधा गया था। निरंजन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह चुपचाप बाहर निकला। पांव मिट्टी पर रखते समय उसने ध्यान रखा, कोई आहट न हो। दूरी बनाए रखते हुए वह पगडंडी के किनारे किनारे चलने लगा। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, पर उसे महसूस नहीं हो रही थी। बैलगाड़ी गांव की सीमा से बाहर निकली। आगे वही रास्ता था, बांसों का झुरमुट, जिसके पास से दिन में अजीब आवाज आई थी। रात में वह जगह और भी स्याह लग रही थी। बांसों की टहनियां आपस में रगड़ खा रही थीं, जैसे किसी की फुसफुसाहट को छुपा रही हो। फगुआ ने बैलगाड़ी रोकी। निरंजन झाड़ियों के पीछे रुक गया। दिल की धड़कन अब सांसों में उतर आई थी। फगुआ नीचे उतरा। उसने इधर उधर देखा, सीधे, साफ, जैसे जानता हो कि कोई देख रहा है, पर परवाह न करता हो। उसने टाट की रस्सियां ढीली की। भीतर से कुछ भारी सा सरका। निरंजन की आंखें फैल गईं। घास के गट्ठर नहीं थे, लकड़ी के बक्से थे, पुराने, खुरदरे।
उन पर मिट्टी जमी थी, जैसे अभी अभी जमीन से निकाले गए हों। फगुआ ने एक बक्सा नीचे उतारा, फिर दूसरा। निरंजन का गला सूख गया। उसके मन में मुर्गियों के घर की टूटी मिट्टी, खेतों की खाली जगहें और दूध की कमी सब एक साथ जुड़ने लगे। क्यों फगुआ? आवाज बहुत धीमी थी, पर रात में दूर तक चली गई। फगुआ चौंका नहीं, उसने बस गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अंधेरे में चमकी। तू ही था, उसने कहा। पता था। ये क्या है? निरंजन ने पूछा। फगुआ ने बक्सों की तरफ देखा। पुरानी बातें, बोला, जिन्हें उठाकर ले जाना जरूरी हो गया था। किसके लिए? फगुआ ने गहरी सांस ली। जिसने तौल सीखी है, पर कभी ढोया नहीं। निरंजन को किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ी। और तुम? उसने पूछा। तुम क्यों? फगुआ ने जमीन पर थूक दिया। मैंने जिंदगी भर गाड़ियां खींची हैं, उसने कहा। जिसने कहा उधर उधर चला, पर अब बोझ ज्यादा हो गया है। उसने एक बक्से पर हाथ रखा। यह सब गांव का है, बोला, पर गांव के लिए नहीं। कुछ दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फगुआ ने जल्दी जल्दी रस्सियां फिर बांधी। आज लौट जा, उसने कहा। देख लिया है, वही काफी है। और कल? निरंजन ने पूछा। फगुआ ने बैलगाड़ी आगे बढ़ाई। कल, उसने कहा। या तो रास्ता बदलेगा या आदमी। बैलगाड़ी अंधेरे में खो गई। निरंजन वहीं खड़ा रहा। ठंड अब उसके पैरों में उतर आई थी। बांसों की सरसराहट फिर शुरू हो गई, जैसे जमीन ने भी सब सुन लिया हो। वह धीरे धीरे घर लौटा। आंगन में पहुंचते ही उसे एहसास हुआ, आज उसने सिर्फ एक बैलगाड़ी नहीं देखी, आज उसने गांव की छुपी हुई परछाई देख ली थी। और परछाइयां जब एक बार पहचान ली जाए तो फिर रोशनी से डरने लगती हैं। सुबह देर से खुली, जैसे रात ने गांव को छोड़ने में आलस किया हो। ठंड अब भी हवा में तैर रही थी, पर धूप में एक अजीब सी कड़वाहट थी। निरंजन आंगन में बैठा था, बिना काम किए। आंखों के सामने बार बार वही दृश्य उभर आता। टाट से ढके बक्से, फगुआ की थकी आवाज और अंधेरे में सरकती बैलगाड़ी। बिट्टू चुपचाप पास बैठा था। उसने एक कंकड़ उठाया, उछाला, फिर पकड़ लिया, कई बार, जैसे कुछ तय करने की कोशिश कर रहा हो। भैया, उसने कहा, आज चौपाल में आग जलेगी। निरंजन ने उसकी तरफ देखा। तू कैसे जानता है? जब बड़े लोग ज्यादा चुप हो जाते हैं, बिट्टू बोला, तब आग जलाई जाती है। दोपहर ढलते ढलते खबर फैल चुकी थी। चौपाल के बीचों बीच लकड़ियां रखी गईं। सरपंच ओम प्रकाश खुद वहां मौजूद थे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी, पर आंखों में आज कुछ और, जल्दबाजी। शाम होते ही अलाव जल उठा, लपटें ऊपर उठी। आग की गर्मी चेहरे पर पड़ती थी, लेकिन बातों की ठंड उससे कहीं ज्यादा चुभ रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे जमा हुए। कोई सामने बैठा, कोई किनारे खड़ा रहा। सबकी नजरें आग और सरपंच के बीच झूल रही थीं। हरदेव सबसे पास बैठा था, हाथ सेंकता हुआ, जैसे वही ठंड से सबसे ज्यादा परेशान हो। सरपंच ने खांसकर सभा शुरू की। गांव में अफवाहें चल रही हैं, उन्होंने कहा। इससे नुकसान होता है। निरंजन आगे बढ़ा। अफवाह नहीं है, बोला। जो देखा है वही कहां जा रहा है। सरपंच की भौहें तन गईं। तुम्हें क्या दिखा? निरंजन ने एक पल को सोचा, कितना कहे, कितना रोके। फिर बोला, जो रात में ढोया जा रहा है। चौपाल में खुसर पुसर फैल गई। हरदेव हंसा। रात में सब कुछ अजीब लगता है, उसने कहा। अंधेरा दिमाग को भर देता है। अंधेरा आंखें भरता है, निरंजन बोला। दिमाग नहीं। आग भड़क उठी, चिंगारियां उछली। तभी फगुआ आगे आया। वह आमतौर पर किनारे रहता था, पर आज बीच में खड़ा था। उसने अलाव की ओर देखा, फिर सरपंच की तरफ। मैं गाड़ी चलाता हूं, उसने कहा। जो लाद दिया जाए वही ले जाता हूं। सरपंच ने तुरंत कहा, यहां किसी पर आरोप नहीं लगेगा। फगुआ ने सिर हिलाया। आरोप नहीं, बोला,
वजन। सब चुप हो गए। उसी चुप्पी में बिट्टू आगे आ गया। उसका कद छोटा था, आवाज कांप रही थी, पर शब्द साफ थे। मुर्गियों के घर की मिट्टी टूटी है, उसने कहा। खेत में घास कम है, दूध भी। किसी ने उसे डांटा नहीं, शायद इसलिए कि बच्चे की बात झूठ लगना मुश्किल होता है। दुलारी अम्मा ने आग के पास आकर लकड़ी रखी। जब अलाव जलता है, उन्होंने कहा, तो धुआं ऊपर जाता है। जो आंखों में चुभे वही सच होता है। सरपंच ने गहरी सांस ली। गांव की इज्जत दांव पर है, उन्होंने कहा। यह सब यहीं रुकना चाहिए। निरंजन ने आग की लपटों को देखा। इज्जत सच से बचती है, बोला, डर से नहीं। हरदेव ने पहली बार आग से नजर हटाकर निरंजन को देखा। उसकी मुस्कान गायब थी। अलाव धीरे धीरे शांत होने लगा, पर भीतर की आग तेज हो चुकी थी। सभा बिना फैसले के खत्म हुई। लोग उठने लगे। कोई बोलता नहीं था, पर हर कोई कुछ न कुछ लेकर जा रहा था। शंका, डर या उम्मीद। निरंजन ने लौटते समय पीछे मुड़कर देखा। सरपंच वहीं खड़े थे। आग बुझ रही थी, पर उनके चेहरे पर पसीना था, ठंड में भी। घर पहुंचकर निरंजन देर तक बैठा रहा। बाहर तारे चमक रहे थे। बांसों की सरसराहट फिर सुनाई दी। उसे साफ दिख रहा था, आज अलाव सिर्फ ठंड के लिए नहीं जला था। आज वह डर को गर्म करने के लिए था। और डर जब गर्म हो जाए तो अक्सर जलने लगता है। सुबह की रोशनी आज जल्दी फैल गई थी, जैसे रात कुछ ज्यादा ही बोझिल रही हो। ओस की बूंदें पत्तों से टपक कर जमीन में समा रही थीं, और हवा में एक नई, थोड़ी तीखी गंध तैर रही थी। निरंजन पीपल की ओर जा रहा था। कदम अपने आप उस दिशा में मुड़ गए थे, जैसे रात की बातें वहीं पूरा होना चाहती हूं। पीपल के नीचे दुलारी अम्मा पहले से बैठी थी। सामने छोटी सी आग जल रही थी। उन्होंने निरंजन को देखा और बिना मुस्कुराए बोली, आज धरती कुछ लौटाने वाली है। निरंजन ने कुछ नहीं कहा। उसने पेड़ के तने को हाथ लगाया। ठंडा, खुरदरा, पर स्थिर। पीपल की जड़ों के पास मिट्टी थोड़ी ढीली लग रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में उंगलियां डाली हों। यहीं, अम्मा ने कहा। निरंजन ने लकड़ी का छोटा खुरपा उठाया और सावधानी से मिट्टी हटाने लगा। ज्यादा गहराई नहीं थी, बस उतनी जितनी किसी ने जल्दबाजी में छुपाने के लिए खोदी हो। मिट्टी के नीचे से कुछ सफेद सा झलका। निरंजन की सांस रुक गई। उसने उंगलियों से मिट्टी साफ की। एक पुराना कागज, मुड़ा हुआ, किनारों से सड़ा हुआ। उस पर नमी की परत थी, पर लिखावट अब भी साफ थी। उसने कागज खोला। संख्याएं थीं, तिथियां थीं, और नीचे एक नाम, हरदेव। निरंजन ने कागज को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर आंखें स्थिर थीं। अब तक जो हवा में था, वह पहली बार जमीन पर उतर आया था। यह सिर्फ हिसाब नहीं है, दुलारी अम्मा बोली। यह याददाश्त है, जिसे छुपाया गया था। तभी पीछे से पत्तों की सरसराहट आई। बिट्टू दौड़ता हुआ आया। भैया, उसने कहा, सरपंच चौपाल पर बुला रहे हैं, अभी। निरंजन ने कागज मोड़ा, कपड़े में लपेटा और सीने से लगा लिया। चौपाल आज अलग लग रही थी। लोग कम थे, पर चेहरों पर सतर्कता थी। सरपंच ओम प्रकाश बीच में बैठे थे, पास ही हृदय, आज बिना मुस्कान के। तुमने गांव में बेचैनी फैलाई है, सरपंच ने कहा। निरंजन ने बिना देर किए कपड़ा खोला। कागज हवा में फैला। यह बेचैनी नहीं, बोला, यह हिसाब है। हृदय उछल पड़ा। यह झूठ है, उसने कहा। किसी ने फंसाने के लिए लिखा होगा। निरंजन ने कागज आगे बढ़ाया। तारीखें देखो, बोला, रकम देखो, और वह जगह, पीपल, जहां से हर बार दूध का रास्ता शुरू होता है। चौपाल में खामोशी छा गई। फगुआ किनारे खड़ा था। उसने सिर झुकाया। मैंने गाड़ी चलाई, उसने कहा, पर कागज नहीं लिखा। सरपंच ने आंखें बंद की, फिर खोली। यह मामला
बड़ा हो रहा है, उन्होंने कहा। गांव की सीमा से बाहर जाएगा। निरंजन ने सिर हिलाया। सच की सीमा नहीं होती। हरदेव ने सरपंच की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी और डर भी। दुलारी अम्मा आगे आई। जब पीपल के नीचे दबा कागज निकले, उन्होंने कहा, तो समझ लो अब छाया बदलने वाली है। चौपाल बिना निर्णय के टूट गई। पर इस बार हवा बदली हुई थी। निरंजन घर लौटा। उसने कागज सुरक्षित रखा। बाहर खेतों से हल्की हवा चली। फसलों ने सरसराह कर जैसे हामी भरी। उसे अब साफ पता था रास्ता आगे कठिन है, पर पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। पीपल की छाया लंबी हो रही थी और सच अब छुपा नहीं था। उस दिन सुबह ने दस्तक नहीं दी। वह चुपचाप आ गई, ऐसे जैसे रात कुछ साथ ले जाना चाहती हो। निरंजन की नींद एक अजीब सी बेचैनी के साथ खुली। बाहर हवा नहीं थी, पर सन्नाटा भारी था। उसने जैसे ही चारपाई से पैर नीचे रखा, मिट्टी की ठंड सीधे देह में उतर गई। कहीं दूर से बकरी के मिमियाने की आवाज आई, टूटी हुई, अधूरी। वह बाहर निकला। गौशाला का दरवाजा खुला था। निरंजन की सांस एक पल को अटक गई। उसने धीरे धीरे भीतर कदम रखा। गायें खड़ी थीं, बेचैन, इधर उधर देखती हुई। एक रस्सी जमीन पर पड़ी थी, खाली। उसी जगह एक बकरी बंधी रहती थी। अब वहां कुछ नहीं था। नहीं, निरंजन के मुंह से बस इतना ही निकला। पीछे से बिट्टू दौड़ता हुआ आया। उसने भीतर झांका और ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं। वो कहां गई? निरंजन ने चारों ओर देखा। जमीन पर पग चिन्ह थे, पर साफ नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बिगाड़ दिया हो। कोई खून नहीं, कोई टूट फूट नहीं, बस एक खालीपन जो ज्यादा डरावना था। चोरी नहीं है, निरंजन बोला। यह डर दिखाने का तरीका है। खबर फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ लोग गौशाला के बाहर जमा हो गए। फुसफुसाहटें चलने लगीं। कोई बोला, आज बकरी कल गाय। कोई बोला, यह सब कागज की वजह से हुआ है। थोड़ी देर में सरपंच ओम प्रकाश आ पहुंचे। चेहरा सख्त, आवाज संयत। घबराने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। बकरी कहीं चली गई होगी। निरंजन ने उनकी तरफ देखा। रस्सी खुद नहीं खुलती, उसने कहा। उसी वक्त हरदेव भी आ गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और सिर हिलाया। मैं तो कहता हूं यह सब नाटक बंद करो, बोला। कागज तौल, अब जानवर भी गिनने लगे। निरंजन का गुस्सा पहली बार उसकी आवाज में उतर आया। जानवर नहीं, बोला, मेहनत गिन रहा हूं। दुलारी अम्मा भीड़ के बीच से आगे आईं। उन्होंने जमीन को देखा, पग चिन्हों को उंगली से छुआ। यह सुबह धुंध में छुपाई गई है, उन्होंने कहा। जो किया है उसने सोचा है, डर से आदमी टूट जाएगा। फगुआ चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें जमीन पर थीं। अचानक उसने कहा, रात में मेरी गाड़ी नहीं चली। सब उसकी तरफ मुड़े। और अगर चली होती? निरंजन ने पूछा। फगुआ ने सिर उठाया। तो बोझ बोल देता। सरपंच ने बात समेटनी चाहिए। गांव में अफरा तफरी नहीं होगी, उन्होंने कहा। आज कोई बाहर नहीं जाएगा। निरंजन ने गौशाला के दरवाजे को देखा, खुला, नंगा। उसे समझ आ गया, यह सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं है, यह पूरे गांव की सांस नापी जा रही है। दोपहर तक बकरी नहीं मिली। शाम को पीपल के नीचे लोग जमा हुए। आग जली, पर कोई हाथ नहीं सेंक रहा था। डर सबके भीतर था। निरंजन ने सबकी तरफ देखा। अगर आज चुप रहे, उसने कहा, तो कल सुबह और कुछ गायब होगा। हरदेव ने आंखें चुरा ली। सरपंच का चेहरा कड़ा हो गया। रात गहराई। निरंजन घर लौटा। बिट्टू उसके पास बैठा रहा। बाहर धुंध फिर उतर आई थी। कहीं दूर बांसों के झुरमुट की तरफ से एक बकरी के गले की घंटी की हल्की सी आवाज आई, या शायद सिर्फ उसका भ्रम। निरंजन ने आंखें बंद की। उसे यकीन हो गया था, यह अब सिर्फ सच का सवाल नहीं रहा। यह सुबह को बचाने की लड़ाई बन चुकी थी।
सुबह धुंधली थी, लेकिन रात की तरह भारी नहीं, जैसे अंधेरा थक कर पीछे हट रहा हो। निरंजन आंगन में खड़ा था। सामने दूध की मटकी रखी थी, भरी हुई, शांत। वह देर तक उसे देखता रहा, मानो उससे कुछ पूछ रहा हो। बिट्टू पास बैठा मिट्टी पर रेखाएं खींच रहा था। उसने अचानक सिर उठाया। भैया, वह बोला, आज हवा अलग है। निरंजन ने सिर हिलाया। उसे भी यही लग रहा था। वह मटकी उठाकर भीतर ले जाने ही वाला था कि उसका पांव फिसल गया। मटकी हाथ से छूट गई। धड़ाम। मिट्टी फटने की आवाज आई। दूध आंगन में फैल गया, सफेद, गर्म, जमीन में उतरता हुआ। उसकी भाप उठी और हवा में एक तेज सौंधी गंध फैल गई। दूध और मिट्टी की मिली जुली खुशबू, ऐसी गंध जो सच को छुपाती नहीं। बिट्टू उछल पड़ा। अरे! निरंजन वहीं खड़ा रह गया। उसने नीचे देखा। दूध की धार जमीन की दरारों में समा रही थी, जैसे सालों की मेहनत एक पल में लौट रही हो। वह झुका नहीं, उठाया नहीं, बस देखने लगा। उसी वक्त दुलारी अम्मा आ पहुंची। उन्होंने दूध को देखा, फिर निरंजन को। टूटना जरूरी था, उन्होंने कहा। मटकी नहीं, भ्रम। निरंजन ने गहरी सांस ली। उसे अचानक सब साफ लगने लगा। दूध की कमी, तौल का झुकाव, पीपल के नीचे दबा कागज और गायब हुई बकरी, सब एक ही धागे में बंधे थे। शोर सुनकर लोग जमा होने लगे। कोई बोला, दूध बर्बाद हो गया। कोई बोला, आज का दिन ही खराब है। तभी चौपाल से आवाज आई, सरपंच बुला रहे हैं। निरंजन बिना कुछ समेटे चल पड़ा। बिट्टू उसके पीछे पीछे। दूध की गंध अब भी उसके कपड़ों में थी, जैसे सच ने निशान छोड़ दिया हो। चौपाल पर सरपंच ओम प्रकाश बैठे थे। पास हरदेव का चेहरा तना हुआ। फगुआ भी वहां था, इस बार बिना बैलगाड़ी के। यह सब कहां जाकर रुकेगा? सरपंच ने पूछा। निरंजन ने शांत स्वर में कहा, जहां से शुरू हुआ था। उसने कपड़े से कागज निकाला और चौपाल के बीच रख दिया। यह सिर्फ हिसाब नहीं, बोला, यह रास्ता है जहां से दूध, घास, जानवर सब निकलते हैं। हरदेव ने कागज को छूने से पहले ही कहा, अब भी यह साबित नहीं होता कि मैंने कुछ किया है। निरंजन ने उसकी तरफ देखा। आज बकरी नहीं है, बोला, कल शायद कोई और चीज होगी। जब तक यह चलता रहेगा, आप इनकार करते रहेंगे। चौपाल में खामोशी छा गई। तभी फगुआ ने आगे बढ़कर कहा, रास्ता बांसों के पीछे जाता है, जहां मैं गाड़ी मोड़ता हूं। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सरपंच ने कुर्सी खिसकाई। पहली बार उनकी आवाज में थकान साफ थी। अगर यह सच है, उन्होंने कहा, तो आज ही देखा जाएगा। निरंजन ने सिर हिलाया। आज। बाहर हवा चली। पीपल की पत्तियां सरसराईं। कहीं दूर मंदिर की घंटी बजी। दोपहर की। निरंजन चौपाल से निकला। उसके कपड़ों से अब भी दूध की गंध आ रही थी। उसे एहसास हुआ, कभी कभी सच दिखाने के लिए कुछ टूटना पड़ता है, और जब वह टूटता है तो उसकी गंध हर किसी तक पहुंचती है। रात ने इस बार देर नहीं की। वह जैसे जानती हो, आज उसे गवाह बनना है। चांद आधा था, पर उसकी रोशनी सीधी पड़ रही थी, बांसों के झुरमुट की ओर जाती पगडंडी पर। निरंजन सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे सरपंच ओम प्रकाश, दुलारी अम्मा, फगुआ और कुछ गांव वाले। थोड़ा पीछे बिट्टू, चुप पर आंखें खुली हुई। सबके कदमों में सावधानी थी, जैसे जमीन भी सुन रही हो। हवा ठंडी थी, पर चल नहीं रही थी। फगुआ ने वहीं गाड़ी रोकी जहां वह हर रात मोड़ता था। यहीं, उसने कहा, इसके आगे रास्ता नहीं दिखता, पर है। निरंजन ने झाड़ियों को हटाया। पगडंडी संकरी थी, दबा दी गई, घास और मिट्टी से ढकी, जैसे किसी ने जानबूझकर निशान मिटाए हों। वे आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर जमीन बदली हुई लगी, उल्टी पुल्टी, नई सी। निरंजन ने झुक कर देखा। वहां हाल की खुदाई के निशान थे। उसने हाथ से मिट्टी हटाई। लकड़ी की किनारी झलकी। बक्सा, एक नहीं, दो। फगुआ ने गहरी सांस ली। यही थे। सरपंच ने मशाल आगे की। लकड़ी पर पुरानी मोहरें थीं,
गांव की दूध संग्रह की हिसाब अब बोल रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। हरदेव झाड़ियों से निकला, चेहरा पीला, सांस तेज। तुम लोग मुझे फंसा रहे हो, उसने कहा। निरंजन ने उसकी ओर देखा। हम कुछ नहीं कर रहे, बोला। सच खुद बाहर आ रहा है। हरदेव ने बक्से की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब चालाकी नहीं थी, बस हार। मैं अकेला नहीं था, उसने कहा। ऊपर तक सबको हिस्सा मिलता था। सरपंच ओम प्रकाश का चेहरा सख्त हो गया। किसका? हरदेव चुप रहा। दुलारी अम्मा आगे आई। भोर की अदालत में, उन्होंने कहा। नाम नहीं, कर्म बोलते हैं। उसी वक्त दूर से घंटी की आवाज आई। सुबह का पहला संकेत। निरंजन ने बक्से खोले। भीतर सिक्के नहीं थे, रसीदें थीं, बही खाते और बकरी की घंटी, वही जो गायब हुई थी। पिट्टू की आंखें भर आई। हरदेव घुटनों पर बैठ गया। मैंने सोचा था डर सबको चुप रखेगा, उसने कहा। सरपंच ने गहरी सांस ली। डर गांव नहीं चलाता, बोले, पर सच चलाता है। आसमान हल्का होने लगा। धुंध खेतों में उतर रही थी। निरंजन ने सबकी तरफ देखा। यह फैसला अभी यहीं होना चाहिए, बोला। दिन निकलने से पहले। गांव वालों ने सिर हिलाया। हरदेव को वहीं रोका गया। बक्से खोले गए, हिसाब गिना गया। कोई शोर नहीं था, बस सांसों की आवाज। भोर आ चुकी थी और उसी भोर में गांव ने पहली बार खुद को खुद के सामने खड़ा देखा। भोर पूरी तरह खुल चुकी थी। आसमान पर हल्की गुलाबी रेखा फैल गई थी, जैसे रात ने जाते जाते माफी मांग ली हो। खेतों पर ओस चमक रही थी और हवा में एक साफ धुली हुई ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो चुभती नहीं, बल्कि मन को स्थिर कर देती है। निरंजन चौपाल के पास खड़ा था। सामने वही लोग थे जो रोज मिलते थे, पर आज उनके चेहरे बदले हुए थे। आंखों में झिझक कम, स्वीकार ज्यादा था। सरपंच ओम प्रकाश पास खड़े थे, थके हुए पर हल्के। फगुआ एक तरफ बैठा था, पहली बार बिना बोझ के। दुलारी अम्मा पीपल की छाया में थी, शांत, जैसे उन्हें सब पहले से मालूम हो। और बिट्टू, वह निरंजन के पास खड़ा था, सीना ताने। बक्सों से निकले कागज चौपाल के बीच रखे थे। कोई चिल्लाहट नहीं थी, कोई जीत का शोर नहीं, बस एक सन्नाटा जो सुलह की तरह लग रहा था। सरपंच ने धीरे से कहा, गांव अब पुराने तरीके से नहीं चलेगा। निरंजन ने उनकी ओर देखा। गांव कभी गलत तरीके से चलना चाहता ही नहीं था, बोला। बस रास्ता बिगाड़ दिया गया था। सरपंच ने सिर झुकाया। यह झुकाव किसी मजबूरी का नहीं था, यह मानने का था। फैसला वहीं हुआ। दूध संग्रह अब एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगा। तौल खुले में होगी। हिसाब सबके सामने लिखा जाएगा। हरदेव को गांव से बाहर भेजा गया, किसी मारपीट के बिना, किसी गाली के बिना। उसकी आंखों में अब भी डर था, पर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं। जब सब धीरे धीरे लौटने लगे, निरंजन गौशाला की ओर गया। अंदर वही गायें खड़ी थीं, वही बकरियां, और एक कोने में रस्सी से बंधी हुई खोई हुई बकरी। उसकी घंटी बजते ही निरंजन के भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया। बिट्टू दौड़कर उसके पास गया। बकरी ने सिर हिलाया, जैसे घर पहचान लिया हो। निरंजन ने आंखें बंद कर ली। उस दिन दूध फिर दुहा गया। बाल्टी में गिरती धार अब वैसी ही थी, भरी हुई, सच्ची। कोई कमी नहीं, कोई खालीपन नहीं। दूध उबलते वक्त जो गंध उठी, वह सिर्फ रसोई की नहीं थी, वह भरोसे की गंध थी। दोपहर को पहली बार दूध का दाम तय हुआ, खुले में। निरंजन ने पैसे हाथ में लिए। उसने गिने नहीं, उसने बस महसूस किया। यह पहला सही दाम है, बिट्टू ने कहा। निरंजन मुस्कुराया। नहीं, बोला, यह पहली सही सुबह है। शाम ढलते समय मंदिर की घंटी बजी। आवाज में अब चेतावनी नहीं थी, बस समय की सूचना थी। खेतों से आती सरसराहट में डर नहीं, जीवन था। दुलारी अम्मा ने जाते जाते कहा, जब सुबह बज जाती है तो गांव बज जाता है। रात आई।
पर इस बार वह भारी नहीं थी। चारपाई पर लेटते हुए निरंजन ने लालटेन बुझाई। बाहर तारे साफ दिख रहे थे। कहीं दूर फगुआ की बैलगाड़ी की आवाज आई, खाली गाड़ी की, हल्की। निरंजन ने आंखें मूंद लीं। अब उसे पता था, कल फिर वही ठंडी भोर आएगी, वही काम होगा, दूध, घास, जानवर। पर अब हर सुबह कुछ छीनने नहीं, कुछ रचने आएगी। और यही ठंडी भोर और चरवाहे की सुबह का असली मतलब था।